जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। लश्कर का कुख्यात आतंकी मुख्तार भट्ट मुठभेड़ में ढेर। सुरक्षा बलों के कैंप पर हमले की साजिश नाकाम। अवंतीपुरा में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। पुल हादसे के बाद मोरबी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना पीड़ितों का हाल। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम ने घटनास्थल का किया दौरा। अधिकारियों को पीड़ितों के लगातार संपर्क में रहने के दिए निर्देश। बढ़ते वायु प्रदूषण पर घिरी दिल्ली सरकार। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के भी पार। बीजेपी ने कहा, जनता कह रही है दिल्ली और पंजाब की हवा में जो जहर है वो अरविंद केजरीवाल के निठल्लेपन का कहर है। अर्थव्यवस्था के लिए लगातार दूसरे दिन अच्छी खबर। अक्टूबर में आया अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। लगातार 8वां महीना जब जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। आईसीसी टी20 विश्व कप में बुधवार को भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलवामा के अवंतीपुरा में हुई मुठभेड़ में लश्कर का कुख्यात आतंकवादी मुख्तार भट्ट ढेर हो गया है। इसके अलावा 2 अन्य आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ये आतंकी सुरक्षा बलों के कैंप पर हमले की कोशिश में थे। मार गिराया गया मुख्तार भट्ट कई आतंकवादी वारदातों में शामिल रहा। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों के पास से काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। दो दिन पहले गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों का हालचाल लेने और हालात का जायजा लेने मोरबी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्य को तेज करने का निर्देश दिया और अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी घटना के बाद उपजे हालात की समीक्षा की और घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में भर्ती पीड़ितों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ये वो लोग हैं जो रविवार के दिन मोरबी के मच्छू नदी पर हुए हादसे का शिकार बने और घायल हो गए। पीएम मोदी ने एक परिवार के मुखिया की तरह उनसे घटना के बारे में पूरा ब्यौरा लिया और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं को लेकर भी पूछताछ की। पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में वे पूरी तरह से उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर उन्होंने अपने दुख को साझा किया। पीएम मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लेने के लिए कुछ शीर्ष वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर भी गए। उन्होंने इस संबंध में शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। अधिकारियों से पीड़ितों के साथ लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा। पीएम मोदी ने राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्मियों से भी मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। गौरतलब है कि रविवार को मच्छू नदी पर पुल के टूटने की घटना में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मोरबी से ब्यूरो इनपुट्स के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आदिवासी क्षेत्र पंचमहल के जम्बू घोड़ा में करीब 860 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा के नए परिसर को समर्पित किया। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय गोधरा के भवन का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने गोधरा मेडिकल कॉलेज के विकास और कौशल विश्वविद्यालय विस्तार की आधारशिला रखी और इस पर करीब 680 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित की गई इन परियोजनाओं से युवा पीढ़ी का विकास तो होगा ही, साथ ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने 1800 से अधिक वेलनेस सेंटर आदिवासी क्षेत्रों में खोले हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ रहा है और उसका विकास आदिवासी युवाओं तक पहुंच रहा है। આજે जनजातीय समाज आदिवासी समाजना गौरवથી જોડાયેલી અને આ પૂરા વિસ્તાર માટે આરોગ્ય, શિક્ષણ, કૌશલ વિકાસ એવી અનેક મહત્વપૂર્ણ પાયાની જરૂરિયાતો એની યોજનાઓના શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણનો પણ શુભ અવસર છે। ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી એના પ્રશાસનિક નવું જે કેમ્પસ છે અને ખૂબ સુંદર બન્યું છે અને આ ક્ષેત્રમાં કેન્દ્રીય વિદ્યાલય બનવાના કારણે પણ સેન્ટ્રલ સ્કૂલ બનવાને કારણે મારી આવનારી પેઢીનો આ દેશમાં ઝંડો ફરકે ને એવું કામ આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છીએ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाडेक गांव में संत जोरिया परमेश्वर प्राथमिक विद्यालय एवं स्मारक और डांडियापुरा गांव में राजा रूप सिंह नायक प्राथमिक विद्यालय एवं स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों के बलिदान को नमन किया। उन्होंने भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भील आदिवासियों तथा क्षेत्र के अन्य आदिवासियों की जनसभा को भी संबोधित किया। गोविंद गुरु एक ऐसे नायक जिनके नेतृत्व में मानगढ़ में आदिवासियों ने क्रांति का बिगुल फूंका था। ये शौर्य गाथा देश में सदियों से घुले मिले कई जनजातियों में से प्रमुख भील जनजाति और उनके बीच स्वराज का बीज बोने वाले और उन्हें नई पहचान दिलाने वाले महानायक गोविंद गुरु की है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है मानगढ़ धाम, जहां 1500 भील आदिवासियों ने 17 नवंबर 1913 में अंग्रेजों की क्रूरता के खिलाफ आवाज बुलंद की और अपने प्राणों की आहुति दे दी। गोविंद गुरु ने भीलों के बीच सामाजिक सुधारों की अलख तो जलाई ही, साथ ही स्वराज के बीज भी उनके अंदर बोए। इस बीच अंग्रेजों को यह खबर लगी कि गोविंद गुरु अपने अनुयायियों के साथ भारी संख्या में एक सभा में एकत्रित होने वाले हैं। पुलिस ने कर्नल शटर के नेतृत्व में निर्दोष भीलों को घेर कर उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। ये भयावह त्रासदी 2 घंटे तक चली और 1500 से अधिक भीलों के लहू से ये पहाड़ी रंग गई। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सच्चे सपूत, एक समाज सुधारक और गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करने वाले गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास बिना आदिवासियों के अधूरा है। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। साथियों, भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। गुजरात राजस्थान की सीमा पर है मानगढ़ पहाड़ी। इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नजदीक भी हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए चारों राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग की बात कही और विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु की समाधि स्थित है। साल 1931 में उनका निधन यहीं हुआ था। सामाजिक विकास और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए मानगढ़ में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लाखों श्रद्धालु
कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मानगढ़ से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। बाबा केदारनाथ के कपाट गुरुवार 27 अक्टूबर को विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, तो वहीं गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी विधि विधान से बंद हो गए हैं। सरकार के प्रयासों से कोरोना काल के बाद चार धाम यात्रा में इस वर्ष पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। कोरोना काल के बाद शुरू हुई उत्तराखंड चार धाम यात्रा ने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस बार केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा में सिर्फ घोड़ा खच्चरों, हेली टिकट और डंडी कंडी यात्रा भाड़े से लगभग 211 करोड़ के आसपास कारोबार हुआ है। सरकार के प्रयासों व कुशल यात्रा प्रबंधन की बदौलत 46 लाख यात्रियों ने इस वर्ष चार धाम यात्रा की। पिछले 2 दशक में यह सबसे अधिक आंकड़ा है। वहीं श्री केदारनाथ धाम की अकेले बात की जाए तो यहाँ 15,36,000 तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। जो प्रदेश की आर्थिकी है हमारी, वो बहुत कुछ चार धाम यात्रा पर निर्भर करती है। तो चार धाम यात्रा ने इस वर्ष जो हमारे प्रदेश की जो आर्थिकी है उसको भी एक बूस्टअप दिया है। और यात्रा व्यवसाय से जुड़े हुए, चाहे वो छोटे से छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो, सबके चेहरे खिले हुए हैं। इस वर्ष केदारनाथ यात्रा स्थानीय व्यवसायियों के लिहाज से भी काफी बेहतर रही। सिर्फ यात्रा के टिकट, घोड़ा खच्चरों और हेली और डंडी कंडी यात्रा भाड़े से लगभग 190 करोड़ का कारोबार हुआ। केदारनाथ धाम इस बार घोड़े खच्चर व्यवसायियों ने करीब 1 अरब 9 करोड़ 28 लाख रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया, जिससे सरकार को भी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। यात्रा सुगम बनाने को लेकर प्रशासन ने 4,302 घोड़ा मालिकों के 8,664 घोड़े खच्चर पंजीकृत किए थे। इस सीजन में 5.34 लाख तीर्थ यात्रियों ने घोड़े खच्चरों की सवारी कर केदारनाथ धाम तक यात्रा की। वहीं डंडी कंडी वालों ने 86 लाख रुपए की कमाई की और हेली कंपनियों ने 75 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार किया। सीतापुर और सोनप्रयाग पार्किंग से लगभग 75 लाख का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ। कंधे से कंधा मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स ने, भले वो हमारे सफाई कर्मी हो जो दिन रात ठंड में भी उन्होंने सुबह 4 बजे से लेकर रात तक निरंतर 6 महीने से के करीब जो समय अवधि है उसमें साफ सफाई मेंटेन करी है। हमारा नाम विक्रम सिंह जी की, हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के 5 खच्चर थे हमारे। रोज का कम से कम हमारा 20,000 रुपये कमा लेते हैं। खर्चे तो गुड़, चना, चेले का। इधर यमुनोत्री में घोड़े खच्चरों वालों का लगभग 21 करोड़ का कारोबार इस साल हुआ है। यमुनोत्री धाम में लगभग 2,900 घोड़े खच्चर पंजीकृत हैं। जिला पंचायत के अनुसार इस साल यात्रा काल में 21 करोड़ 75 लाख का कारोबार हुआ है। यह आंकड़ा भी रिकॉर्ड तोड़ है। पिछले सालों तक GMVN जहां आर्थिक नुकसान झेल रहा था, इस साल अगस्त तक 40 करोड़ की आय कर चुका है। यह आंकड़ा 50 करोड़ के करीब जाने का अनुमान है। अगस्त तक हमें 40 करोड़ की आमदनी हुई थी, जो नवंबर तक 50 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। तो निश्चित रूप से अब तक का रिकॉर्ड है। और गढ़वाल मंडल विकास के निगम के लिहाज से अगर हम देखें तो चाहे हेली की सर्विसेज हो, चाहे हमारे जो होटल रेस्ट हाउसेज थे चार धाम पे, सबके लिए बहुत ही अच्छी रही। यात्रा मार्ग सुगम होने के बाद लगातार यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम को गति मिल रही है। यात्रा की सुगमता के लिए रोपवे जैसी परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई है। निश्चित तौर पर चार धाम यात्रा से स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज। अक्टूबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के रूप में कुल 1,51,718 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ। यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा GST कर संग्रह है। अक्टूबर महीने के GST संग्रह में 26,039 करोड़ रुपए, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर 33,396 करोड़ रुपए, राज्य वस्तु एवं सेवा कर शामिल हैं। 81,778 करोड़ रुपए एकीकृत GST के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसमें 37,297 करोड़ रुपए माल के आयात पर एकत्रित हुए हैं। 10,505 करोड़ रुपए का राजस्व उपकर संग्रह हुआ है और इसमें माल के आयात पर प्राप्त हुआ 825 करोड़ रुपए का उपकर भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार से खास प्रयोग के लिए डिजिटल रुपए का पायलट लॉन्च किया।
फिलहाल इसे सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन के निपटान के उपयोग में लाया जाएगा। डिजिटल रुपए के प्रयोग से अंतरबैंक बाजार को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। इसकी सहायता से लेन देन लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के अध्ययन के आधार पर आगे चलकर डिजिटल रुपए के पायलट के आधार में थोक लेन देन और सीमा पार से भुगतान को भी लाए जाने की उम्मीद है। इस पायलट प्रोजेक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक शामिल है। शंघाई सहयोग संगठन की सरकार प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक मंगलवार को हुई। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने SCO क्षेत्र के साथ भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों को रेखांकित किया। उन्होंने खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और व्यापार एवं संस्कृति के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल मिशन लाइफ का भी जिक्र किया। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की ओर ध्यान दिलाते हुए विदेश मंत्री ने इस मामले में देश की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से पटरी पर लौटने का खास जिक्र किया। बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। वहीं समापन सत्र की अध्यक्षता चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने की। समापन समारोह में अपने संबोधन में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की कुंजी है। वहीं इस प्रक्रिया में चुनाव प्रबंधन इकाई का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे चुनाव में कार्यक्षमता, कार्य की दक्षता, गुणवत्ता, चुनौतियों का समाधान करने और चुनाव में निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। सम्मेलन में ग्रीस, मैक्सिको, नेपाल, मॉरिशस सहित कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली NCR में मौसम की सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की जा रही है। दिल्ली NCR में हवा बेहद खराब स्तर तक पहुंच गई है। लोगों की सेहत के लिहाज से वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक है। इस मामले पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर फिर से आरोप लग रहे हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले के बढ़ने के बाद दिल्ली की हवा और ख़राब होने लगी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल के प्रदूषण दूर करने के दावों और बयानों पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर स्तर तक पहुंचने के बाद लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। हर दिन बढ़ते प्रदूषण स्तर ने आम लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। धान की कटाई के बाद पंजाब में लगातार जलाई जा रही पराली ने दिल्ली की हवा जहरीली कर दी है। मंगलवार सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। यह गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के साथ NCR के अन्य इलाकों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। मंगलवार को नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 444 के गंभीर स्तर तक जा पहुंचा। गुरुग्राम में भी इसे बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। भाजपा ने दिल्ली में प्रदूषण की बेकाबू स्थिति को लेकर केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदूषण में करीब 48% भागीदारी पराली जलाने की हो जाती है। सरकार आपकी पंजाब में भी है। पिछले साल तो आप ये कहते थे कि आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही सही। आज ये तो पूछा जाएगा, ये जो हवाओं में जहर है, अरविंद केजरीवाल आपके निठल्ले होने का ही कहर है। भाजपा का आरोप है कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल को अपने राजकीय कोष से सारी सहूलियत और मशीनें उपलब्ध कराई, जिससे कि पराली जलाने का प्रदूषण कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। लेकिन 1,20,000 मशीनें होने के बाद भी पंजाब सरकार ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल तमाम वादों और दावों के बावजूद धान की फसल की कटाई के बाद पंजाब में पराली खूब जल रही है। इसकी वजह से दिल्ली में
जहरीली हवा की घुटन तेजी से बढ़ती जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार वहां पराली जलाए जाने पर नियंत्रण नहीं कर रही है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अपने यहां पराली जलाए जाने पर नियंत्रण का हवाला देते हुए पंजाब के हालात पर सवाल उठाए हैं। पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली के जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोग परेशान हैं। सुबह की सैर पर निकलने वाले गंभीर रूप से खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। हम वॉक करते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। जिन लोगों को अस्थमैटिक हैं और जो दूसरे लोग हैं जो ओल्ड एज हैं उनको प्रॉब्लम होती है। ध्यान रहे कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण पहले ही लागू किया जा चुका है। उसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से पराली का धुआं दिल्ली में लगातार पहुंच रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के आसमान पर धुंध की चादर के पीछे भी यही वजह बताई गई है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के नेता और तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के नेता और तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया है। और उन्होंने उनकी इस चिट्ठी के सामने आने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। के बाद एक विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर से गंभीर आरोपों में घिरती नजर आ रही है। इस बार आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ाई है। ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने और आरोप लगा है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर सत्येंद्र जैन पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगाया है। चंद्रशेखर ने जेल से अपने हाथ से ये लेटर लिखा जिसे उसके वकील के जरिए दिल्ली के एलजी को भेजा गया है। मेरे क्लाइंट के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की वजह से को जेल में प्रेशर है, थ्रेट है कि तुम अपने इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करो। दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एक रिट पिटीशन फाइल कर रखी है, एक सीबीआई की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की हमने मांग कर रखी है। उस रिट पिटीशन को विड्रॉ करने की डिमांड है का प्रेशर है और जो हमने स्टेटमेंट दे रखी है उसको रिट्रैक्ट करने की प्रेशर है और हमने एक एक चीज मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बता रखा है अपने रिट पिटीशन। सुकेश के पत्र में लिखा गया है 2017 से मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हूं। मैं सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं और मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इस वादे पर दी है कि पार्टी मुझे साउथ में बड़ा पद देगी और राज्यसभा में नॉमिनेट होने में भी मदद करेगी। सुकेश ने कहा कि जेल में सुरक्षा और सहूलत के नाम पर जैन ने 10 करोड़ रुपए वसूल किए थे और ये रकम उनके एक करीबी के जरिए ली गई थी। पत्र में सुकेश ने लिखा है 2017 में पार्टी सिंबल केस में मेरी गिरफ्तारी के बाद मुझे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया और मिस्टर सत्येंद्र जैन कई बार मिलने आए जिनके पास जेल मंत्री का पोर्टफोलियो था। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि गिरफ्तार करने वाली जांच एजेंसी को मैंने आम आदमी पार्टी को जो पैसे दिए हैं उसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी। 2019 में सत्येंद्र जैन और उसके सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई। साथ ही उसके खास दोस्त सुशील से मेरी जेल में मुलाकात हुई और मुझे हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी जेल में सुरक्षा के लिए देने को कहा गया और साथ ही बेसिक फैसिलिटी के लिए कहा गया। साथ ही 1.5 करोड़ रुपए डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल को भी देने को कहा गया और कहा गया डीजी उनका लॉयल एसोसिएट है। मेरे ऊपर 2-3 महीने में 10 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया गया। ये सभी पैसे कलकत्ता से जैन के खास एसोसिएट चतुर्वेदी ने इकट्ठा किया। इस तरह मैंने कुल 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन और 12.5 करोड़ रुपए डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल को दिए। सत्येंद्र जैन पर और गंभीर आरोप लगाते हुए सुकेश लिखता है
कि ईडी की जांच के दौरान उसने डीजी तिहाड़ द्वारा चलाए जाने वाले रैकेट का खुलासा किया था और हाई कोर्ट के जरिए इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने नोटिस जारी करके अगले महीने सुनवाई रखी है। सुकेश ने लिखा, सत्येंद्र जैन जो तिहाड़ जेल नंबर 7 में है, वो डीजी जेल के जरिए मुझे धमकी देकर हाई कोर्ट से शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और मुझे डराया धमकाया जा रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि ठग के घर में ठगी हो गई है। इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर ठगी करने वाले महाठग का नाम है आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन। कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में, और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। आम आदमी पार्टी एक एक्सटॉर्शनिस्ट की पार्टी है, हवाला और उगाही करने वाले लोगों की पार्टी है और इसका एक और प्रमाण सामने निकल कर आ चुका है। अब पता चल रहा है कि किस प्रकार से सत्येंद्र जैन, जो कि जेल मंत्री भी थे, जो 4 महीने से अधिक जेल में है, वो व्यक्ति 60 करोड़ रुपए की उगाही करते हैं सुकेश जैसे फर्जीवाड़ा और कॉनमैन के पास से। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी तरह से फर्जी स्टोरी घड़ी है। आम आदमी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन सुकेश ने एलजी को पत्र लिखकर सत्ता के गलियारे में सनसनी मचा दी है। खुद को ईमानदार पार्टी बताकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार इससे अब एक और नई मुसीबत में फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात क्रिकेट की। आईसीसी T20 विश्व कप में बुधवार को भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। ग्रुप 2 में भारत 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश के भी 4 अंक हैं और वो तीसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला बेहद अहम है। अगर टीम इंडिया जीत दर्ज करती है तो इस ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका और भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।